हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है ईशा और आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी को एनालाइज करेंगे जिसका नाम है एंथम बायोसाइंसेस। तो चलिए, ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है एंड दिस कंपनी इज इन द CRDMO सेक्शन विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंपनी न्यू केमिकल एंटिटी और न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी के कैपेबिलिटीज़ है इनके अक्रॉस ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। तो न्यू केमिकल एंटिटी और न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी होता क्या है? न्यू केमिकल एंटिटी इज काइंड ऑफ लाइक एक नया केमिकल फ्रॉम स्क्रैच जो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है और वो ड्रग में इस्तेमाल किया जाएगा। दीज आर नॉर्मली स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं एंड दीज आर नॉर्मली लार्ज मॉलिक्यूल्स। एंड ये कंपनी कि ये वेरियस प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि RNA इंटरफेस, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, पेप्टाइड्स, लिपिड्स एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। और ये इसके साथ साथ स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स भी मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं जिसके बारे में हम और जानेंगे। तो इसकी खासियत एक ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट इंडियन CRDMO कंपनीज जिनका INR 10,000 मिलियन रेवेन्यू विद इन 14 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन अचीव हुआ था। सो इनके प्रमोटर्स हैं मिस्टर अजय भारद्वाज। ये कंपनी मिस्टर अजय भारद्वाज ने चालू की थी एंड इनका 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। एंड अलॉन्ग विद दैट मिस्टर अजय भारद्वाज के साथ मिस्टर गणेश संबाशिवम और के रविंद्र चंद्रापा, ये दोनों सीनियर मैनेजमेंट है एंड दे ऑल्सो होल्ड अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। जैसे कि मिस्टर गणेश सिंजीन इंटरनेशनल में CSO थे एंड मिस्टर रविंद्र ये भी ओवर 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड ऑपरेशंस। सो इनका अब हम बिजनेस ओवरव्यू देखने जाए तो ये CRDMO सर्विसेज देते हैं और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का सर्विस देते हैं जिसमें से CRDMO का 81% जो कंट्रीब्यूशन है टू द रेवेन्यू, वेरा स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का 18% कंट्रीब्यूशन है। तो इन CRDMO सर्विसेज व्हाट दे डू इज़, सो एज वी डिस्कस्ड कि इनका ड्रग डिस्कवरी से लेके कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग तक वो सब देखते हैं एंड स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में भी दे डू ड्रग डिस्कवरी, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। सो एंथम बायोसाइंसेज में ऐसा क्या खास है कि जैसे कि ये ड्रग डिस्कवरी टू कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग एंड टू एंड ऑपरेशंस करते हैं, तो it gives them the moat that they are present in across different stages in the drug development cycle. तो इनके clients को दूसरे कंपनीज के पास नहीं जाना पड़ेगा. They can just give everything to Anthem Biosciences as they are present across all the segments. So this is just a snapshot of the discovery services and till their manufacturing services कि इनके CRDMO में these are the stages that they do, that they're present across. तो इसमें केमिकल सिंथेसिस आता है फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बायोफार्मा आता है फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये केमिस्ट्री और इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी करते हैं एंड कस्टम सिंथेसिस और GMP मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड अक्रॉस लार्ज मॉलिक्यूल्स दे आर इनटू थेरेप्यूटिक एंटीबॉडीज, एंजाइम्स और प्रोटीन्स एंड डिस्कवरी एंड इंजीनियरिंग। एंड इन CRDMO में they are also into fermentation manufacturing and specialty ingredients में they make probiotics, enzymes, APIs, nutritional actives and biosimilars. This is a snapshot of the modalities उनके क्या क्या है और उनके टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है अक्रॉस मॉलिक्यूल साइज। तो जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स से चालू करते हैं तो उनके प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ में फ्लो केमिस्ट्री है, लिपिड्स है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में। देन इन CRDMO कैपेबिलिटीज़ दे मेक स्मॉल मॉलिक्यूल्स, APIs एंड इंटरमीडिएट्स। फिर आते हैं पेप्टाइड्स और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और RNAi। दे आर a bit larger than small molecules. तो इनमें solid phase production of peptides and oligonucleotides किया जाता है. So moving on, small protein, इसमें enzymes और peptides आते हैं जो enzymes these are a part of the specialty ingredient portfolio. फिर उसके बाद आता है fragment antibody. तो इसमें एनिमल फ्रैगमेंटेड एंटीबॉडीज़ आते हैं, फिर MABs और बायोथेरेप्यूटिक्स आते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन एंड ADCs, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, दीज आर द लार्जेस्ट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको ADC कॉन्जुगेशन बोलते हैं जो हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जैसे मैंने कहा कि CRDMO का हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं कि दे आर प्रेजेंट अक्रॉस डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। डिस्कवरी में फॉर द फिजिकल
2025 एंथम के 355 ऐसे मॉलिक्यूल्स इन्होंने सिंथेसाइज किए हैं एंड इनके डिस्कवरी फेज में अभी 68 मॉलिक्यूल्स हैं एंड इनके डेवलपमेंट में प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, एनिमल स्टडीज़, फेज क्लिनिकल ट्रायल्स एंड FDA फाइलिंग होता है। एंड फॉर 2025 इनके 174 मॉलिक्यूल्स आर इन द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, जिसमें से 145 अर्ली स्टेज के हैं और 16 लेट स्टेज के हैं एंड दे हैव करंटली 13 कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स विच आर ऑन गोइंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। इन्होंने इनके जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कमर्शलाइजेशन करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग करते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स। एंड इन 2025 इन्होंने 10 कमर्शलाइज्ड APIs को मैन्युफैक्चर किया है। तो इन द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट आई वुड लाइक ऐड कि इनके 5 to 6 कमर्शियल मॉलिक्यूल्स ये प्रोड्यूस करते हैं फॉर 3 टॉप फार्मा कंपनीज। एंड ये जो 10 कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड APIs जो है, दे हैव बीन सपोर्टिंग दीज APIs सिंस द ड्रग डिस्कवरी फेज। सो दैट मीन्स कि इन्होंने इनके ये APIs की ड्रग डिस्कवरी की, then they moved on to development and then manufacturing. So इनके CRDMO के टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ अगर हम देखने जाए तो हम पहले मोडालिटीज़ देखते हैं। मोडालिटीज़ मतलब कि कैसे बनाया जाता है और क्या है। जैसे कि हमने बोला कि RNAi प्लेटफॉर्म है इनका, जो अर्ली स्टेज रिसर्च और कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। RNAi इज़ यूज्ड फॉर थेरेप्यूटिक एरियाज लाइक कार्डियोवैस्कुलर, रिवर रिलेटेड डिसीजेस या डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी के रिलेटेड जो डिजीज़ेस है या कॉम्प्लिकेशंस है उनमें यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स यानी कि ADCs, सो दिस इज स्पेसिफिक टू मेनली कैंसर ट्रीटमेंट। तो ADCs करते क्या है, जैसे कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बस उन्हें टारगेट करके मार देता है या फिर निकाल देता है, इट डजेंट अफेक्ट योर अदर सेल्स। सो दिस इज अ वेरी प्रिसिजन मॉलिक्यूल यू कैन से विच इज़ यूज्ड इन दिस। सो इनके 6 अर्ली स्टेज ADCs अभी इनके पाइपलाइन में है और एक 1 लेट स्टेज ADC इनके पाइपलाइन में है। तो पेप्टाइड्स अगर देखने जाए तो पेप्टाइड्स जैसे हमने बोला कि GLP-1 इज़ ऑल्सो अ पेप्टाइड, तो फिर ऐसे अलग अलग टाइप के पेप्टाइड्स होते हैं एंड इनका यूज इज़ नॉर्मली फॉर ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर एंड इम्यूनोलॉजिकल थेरेप्यूटिक एरियाज। सो मूविंग ऑन टू ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। सो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के थेरेप्यूटिक एरियाज जो वो एड्रेस करता है मेनली दोज आर न्यूरोलॉजी, मस्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड ऑप्थेल्मोलॉजी में भी यूज़ किया जाते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। सो लिपिड्स आर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स जो मॉलिक्यूल्स को डिलीवर करने में हेल्प करते हैं एंड इनके द थेरेप्यूटिक एरियाज एड्रेस्ड बाय लिपिड्स आर नॉर्मली कैंसर, फिर मेटाबॉलिक कैंसर, फिर CNS जो है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जो कंडीशंस होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। फिर इन्फेक्शियस डिजीजेज आते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स आते हैं, उसमें लिपिड्स का यूसेज होता है। एंड नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स मतलब बेसिकली जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं उनको, तो उनका यूज़ इम्यूनोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी में है और दूसरे रेयर डिजीजेस में है। एंड दीज आर द न्यू एंड अपकमिंग मॉलिक्यूल्स आफ्टर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अगर हम देखें तो फर्मेंटेशन है, फिर बायोसिंथेसिस और बायो ट्रांसफॉर्मेशन है और फ्लो केमिस्ट्री है। तो फर्मेंटेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग APIs एंड स्पेशली हाई पोटेंट APIs जो है उनके लिए फर्मेंटेशन फैसिलिटीज़ आर अ मस्ट। तो ये प्रोडक्शन करते हैं बायोलॉजिकली डिराइव्ड प्रोडक्ट्स का, यानी कि पेप्टाइड्स और ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। एंड बायोसिंथेसिस एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशंस आर लाइक द ग्रीनर वर्जन्स ऑफ फॉर CDMO सॉल्यूशन। एंड फ्लो केमिस्ट्री मतलब फ्लो केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी जो बोल सकते हैं, जिसमें if you put your raw materials then it gets converted into the finished product at a continuous rate। मतलब उनके yields भी higher होते हैं, it gives a higher output और it gives a higher output और इनके wastages भी कम होते हैं। So for इनके specialty ingredients में main तो fermentation products है, biosimilars है और probiotics, enzymes और peptides हैं। तो fermentation products में इनका flagship जो है that is Serratiopeptide protease and vitamin K2
एंड ये सेराशियोपेप्टिडेज प्रोटीएज जो है, these are one of the 3 largest groups of industrial enzymes. So there is a massive growth headroom over here. And vitamin K2 है जो कैल्शियम रेगुलेट करने में मदद करता है, which is also a very essential element in our body. एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू बायोसिमिलर्स, तो इनके माइक्रोबियल बायोसिमिलर्स भी है और मैमेलियन बायोसिमिलर्स भी है. तो माइक्रोबियल बायोसिमिलर्स में दे मेक इंसुलिन, जो कि ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन और इंसुलिन एनालॉग्स वो बनाते हैं. एंड मैमेलियन बायोसिमिलर्स में दे आर मेकिंग चाइनीज हैमस्टर ओवरी सेल लाइन, विच इज़ ऑल्सो रिलेटिंग टू ऑन्कोलॉजी. सो इन प्रोबायोटिक्स एंजाइम्स एंड पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड्स में थेरेप्यूटिक पेप्टाइड्स बनाते हैं फॉर विच टारगेट्स टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए ये पेप्टाइड्स यूज़ किए जाते हैं. सिमिलरली ओबेसिटी और IBS जो होता है उसमें भी यूज़ किए जाते हैं. एंड एंजाइम्स, प्रोबायोटिक्स और पेप्टाइड्स ये अप्रॉक्सीमेटली 7%, 1% और 0.18% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करते हैं. एज वी सेड कि स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का सिर्फ 18% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूशन होता है, विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू CRDMO. एंड उसमें से प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स एंड पेप्टाइड्स कंट्रीब्यूट दीज परसेंटेजेस टू द रेवेन्यू टॉप लाइन. सो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में न्यूट्रिशनल एनालॉग्स, विटामिन्स और APIs भी प्रेजेंट है, एंड दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू लाइक 2.5% टू द टॉप लाइन. सो मूविंग ऑन, लेट्स सी इनके कौन से ड्रग डेवलपमेंट स्टेज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं. तो इनके डिस्कवरी में एज इन 2025 इनके डिस्कवरी में 68 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. एंड अर्ली फेज में 145 मॉलिक्यूल्स दे हैव, whereas लेट फेज में 16 है. एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग वो 13 मॉलिक्यूल्स का कर रहे हैं. एंड सो टू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि जितने अर्ली फेज टू लेट स्टेज मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इट्स गुड फॉर द कंपनी. सो दे हैव मोर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. एंड इफ़ वी कैन सी तो 2023 में इनके 11 मॉलिक्यूल्स थे जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में थे, एंड जो अभी 13 हो चुके हैं. सिमिलरली लेट फेज में 11 थे जो कि 16 हुए, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट जंप. यानी कि इनके लेट फेज स्टेजेस में जो मॉलिक्यूल्स है they have a higher probability of getting approvals for commercial manufacturing. So if this continues at a similar rate, then this company will have more molecules to manufacture commercially. So if we see the journey of Anthem Biosciences, तो जैसे कि ये 2006 में established हुई थी, तो इन्होंने 2011 से लेकर 2024 तक हाउ दे स्केल्ड अप इसका ओवरव्यू दिया है. तो इन्होंने कस्टम सिंथेसिस की कैपेसिटी दे हैव स्केल्ड मोर देन 10 times इन दीज ईयर्स. फिर इन्होंने 2015 में भी हाई पोटेंट लैब स्केल एस्टैब्लिश करी थी जो कि इनका फर्स्ट यूनिट है. एंड फिर 2016 में भी दे एस्टैब्लिश्ड अ सॉलिड स्टेट पेप्टाइड synthesis laboratory. 2017 में they introduced a large scale manufacturing capabilities in unit 2. 2022 में इन्होंने CGMP compliant continuous flow manufacturing unit establish किया. Then 2023 में they developed oligonucleotide synthesis capabilities in their first unit. Then in 2024 they scaled up their fermentation capabilities to 140 kiloliters for commercial manufacturing. So Anthem Biosciences CRDMO segment में drug discovery और development में fee for service model और फुल टाइम इक्विवेलेंट मॉडल से सर्विसेज ऑफर करती है. एंड मोस्टली दे यूज़ फ्री फॉर सर्विस मॉडल ओनली. सो फ्री फॉर सर्विस मॉडल होता क्या है कि दिस इज़ लाइक अ शॉर्ट टर्म माइलस्टोन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अगर तुम एक माइलस्टोन अचीव करोगे या डिलीवरेबल प्रेजेंट करोगे तो यू गेट मनी अकॉर्डिंग टू दैट. तो इसका एक एडवांटेज ये है कि ये फ्लेक्सिबल है और ये स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है. बट इसका एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि इसका इनकम जो है दैट इज़ लेस प्रेडिक्टेबल. एंड दिस इज़ नॉर्मली यूज्ड अक्रॉस डिस्कवरी एंड अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस. तो FFS कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे हमने डिस्कस किया कि दीज आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इनके हायर मार्जिन्स होते हैं दैन फुल टाइम इक्विवेलेंट. क्योंकि फुल टाइम इक्विवेलेंट में यू चार्ज योर क्लाइंट्स एज पर द रिसोर्सेज यू पुट इनटू इट. मतलब आपने कितने एम्प्लॉयज़ लगाए उसमें, आपने कितने मटेरियल्स लगाए, उसके
टोटल बेसिस पे दे चार्ज देयर क्लाइंट. सो FFS में you charge according to the deliverables, whereas full time equivalent में you charge the amount of resources you put into completion of that project. तो FFS में भी Anthem ने almost 96% की success rate achieve की है when it comes to quality, quantity and timeliness. So there have been very minimal complaints regarding to the quality that they deliver and the quantity that they deliver. So इनका approximately 90% जो revenue आता है वो FFS मॉडल से आता है एंड 10% जो आता है वो FTE मॉडल से आता है. एंड डावोस फार्मा जो है एक US में एक लोकल कंपनी है जिनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी टू गेन एक्सेस टू US मार्केट्स, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो if we see their revenue mix, CRDMO has been growing consistently and CRDMO में जो sub segments है which is they divided into R&D and D&M which is development and manufacturing. तो development and manufacturing का काफ़ी बड़ा हिस्सा है इसमें which has been increasing constantly. So इनके manufacturing facilities के बारे में बात करते हैं. So इनके 3 अभी units है. फर्स्ट यूनिट में 25 किलोलीटर्स की कस्टम सिंथेसिस की कैपेसिटी है, फिर फ्लो केमिस्ट्री है एंड फर्मेंटेशन कैपेसिटी है. देन all of these manufacturing facilities are also approved by the US FDA. And unit 2 maybe they have 246 kiloliters of capacity and ये additional 130 kiloliters add करने वाले हैं by first half of the FY26. Then the third unit which is Neo Anthem, उसमें 25 किलोलीटर्स की कस्टम सिंथेसिस की कैपेसिटी है एंड अभी 40 किलोलीटर्स की फर्मेंटेशन कैपेसिटी इन्होंने ऐड की है. एंड अकॉर्डिंग टू द Q1 FY26 मैनेजमेंट गाइडेंस इन्होंने यूनिट 2 में जो कि हैरो हाली में है उन्होंने वहाँ पे कस्टम सिंथेसिस का कमर्शियल ऑपरेशन चालू किया है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 54 किलोलीटर्स. एंड इनका यूनिट 3 में कस्टम सिंथेसिस हाइड्रोजनेशन और R&D का फेस्ड कंप्लीशन हुआ है एंड उन्होंने कमर्शियल ऑपरेशंस भी चालू किए हैं. एंड इन्होंने पेप्टाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ 16 किलोलीटर्स इनॉग्रेट किए हैं एंड कमर्शियल स्केल हाई पोटेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोलीटर्स दे हैव स्टार्टेड. एंड इनका अभी यूनिट 4 वो हारोहली में ही होगा, उसका भी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किया है एंड द कंस्ट्रक्शन इज अंडर वे. दे हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट 4. सो नाउ कमिंग टू द क्लाइंटल. So as of 31st March 2025, Anthem has more than 550 clients across 44 countries. Mostly that उनका CDMO segment जो है that is present across regulated markets such as US, Europe and Japan. Whereas their specialty ingredients segment is also present in regulated markets as well as semi-regulated या unregulated markets जैसे Latin American countries. तो ये लार्ज मिड एंड स्मॉल स्केल फार्मास्यूटिकल कंपनीज या इमर्जिंग बायोटेक कंपनीज आर देयर क्लाइंट्स एंड इनके टॉप 5 और टॉप 10 कस्टमर्स से अप्रॉक्सीमेटली 71 और 77% रेवेन्यू आता है विच काइंड ऑफ शोज अ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, क्योंकि अगर इनके 1-2 टॉप क्लाइंट्स ड्रॉप आउट होता है तो दैट रेवेन्यू gets impacted significantly. So if we can see big pharma में इनके 8 customers है एंड इनके लार्जेस्ट क्लाइंट जो है बिग फार्मा के दे कॉन्ट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 25% टू देयर FY25 रेवेन्यू. एंड इनका 16 ईयर्स से रिलेशनशिप है कंटिन्यूड एंड दे हैव कमर्शलाइज 3 मॉलिक्यूल्स फॉर दीज कंपनीज एंड इनके 17 प्रोग्राम्स ओवर लास्ट 3 फिस्कल्स वर्कआउट हुए हैं. सो इवन इफ दे वर्क ऑन एन FFS मॉडल जो कि स्मॉलर प्रोजेक्ट्स लेते हैं, दिस शोज दैट दे हैव कस्टमर स्टिकीनेस एंड इनके स्विचिंग कॉस्ट भी काफ़ी हाई है. तो दे हैव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद देयर क्लाइंट्स ऑफ लाइक मोर देन 10 years 5 years. तो मिड फार्मा कंपनीज में भी इनके 16 कस्टमर्स है एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट 6.23% रेवेन्यू एंड इनके लिए इन्होंने एक मॉलिक्यूल कमर्शलाइज किया है. नाउ कमिंग टू द स्मॉल फार्मा या फिर इमर्जिंग बायोटेक कंपनीज, इनके 145 कस्टमर्स है. दिस इज़ द लार्जेस्ट कस्टमर बेस एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 6% टू देयर रेवेन्यू इन FY25 एंड इनके साथ भी इनका 5 years का रिलेशनशिप है. सो दीज आर स्मॉलर कंपनीज
pharmaceutical companies, and these are emerging biotech companies. So recently they have started growing. So they appoint Anthem Biosciences for their projects. So इन्होंने अभी तक कोई commercialize किया नहीं है molecule, but let's hope they do it soon. So over the last 3 years, Anthem ने more than 250 small pharmaceuticals or emerging biotechs के साथ partnership की है, and they provide services in the CRDMO business. तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इनका स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स इज प्रेजेंट इन बोथ रेगुलेटेड मार्केट्स एंड सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स, जैसे कि इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट. एंड इनके स्मॉल फार्मा एंड बायोटेक कंपनीज जो है, they will grow at a faster rate than the large pharmaceutical companies. So उनका estimate है कि ये 9% CAGR से बढ़ेंगे, whereas large pharma companies are poised to grow at 5% CAGR. तो इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस हम देखें, मेजर प्रेजेंस इनका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में है, एंड इंडिया में भी कम है, बट इट्स देयर. वेराज ऐसा भी ट्रेंड देखा जा रहा है कि रेस्ट ऑफ एशिया विल ऑल्सो कैच अप टू द डिमांड सून. सो इनका रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स का ये ब्रेकअप है. सो इधर एज आई वाज सेइंग कि इनके FY23 में 66% कॉन्ट्रीब्यूशन था टॉप 5 क्लाइंट्स का, जो कि अभी 71% हुआ है, इंक्रीज हुआ है. तो इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क. सिमिलरली इसमें भी वी कैन सी एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द टॉप 10 कस्टमर्स. तो इनका डावोस फार्मा जो पार्टनर है यूएस में, इनसे ये 54% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू को, विच हैज़ कम डाउन फ्रॉम 79% इन FY23. एंड रेवेन्यू फ्रॉम डावोस फार्मा एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टोटल, तो ऊपर का नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में कितना कंट्रीब्यूशन जाता है रेवेन्यू का, वेयर एज total it contributes around 15%, which has come down significantly from 37%. So इनके अगर हम मेन कॉस्ट देखें तो रॉ मटेरियल्स एंड यूटिलिटीज़ है एंड पावर एंड फ्यूल है. तो रॉ मटेरियल्स ये थर्ड पार्टी सप्लायर से सोर्स करते हैं, विच आर बेस्ड इन PRC, US, जापान और इंडिया. तो इन्होंने ऑफशोर सप्लायर्स से डिपेंडेंसी रिड्यूस की है बाय डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज. सो अभी 2025 में उनके रॉ मटेरियल्स आर 34% ऑफ their total expenses. Power and fuel is only 5% of their expenses. So now coming to their financials, so we can see that इनका revenue year on year growth is strong in FY24 and FY25, whereas इनके margins have also इनके EBITDA margins have also stabilized from 41% in March 23 to 36% in FY24 and FY25, and these are very strong EBITDA margins for CRDMO company. Similarly इनके PAT margins भी काफ़ी strong है, which are in mid-20s for the last 2 years, and FY23 में 36% था, जो कि peak था. So if we see their balance sheet, इनके borrowings are only 113 crores, whereas they have cash equivalents of 317 crores, and इनके investments भी 433 crores है. So इनका cash surplus है. They don't have a lot of borrowings. So this is a very good point for this company that they're not debt heavy. So इनके Q1 FY26 के highlights देखे हम recent earnings के. So revenue has significantly jumped from QY FY25 to QY FY26. Quarter to quarter भी हम अगर compare करने जाए तो it has grown by 12%. CRDMO में 70% का growth है, whereas specialty ingredients में 19.7% का growth है from Q1 FY25 to Q1 FY26, and their EBITDA margins have also expanded from Q1 FY25 to Q1 FY26, and then similarly इनका PBT और profit after tax margins have also have grown. So ये year on year comparison था. Quarter on quarter comparison में भी एक strong trend हम witness करते हैं. So अगर हम इनके ratios देखने जाए, so as we discussed, they have very less debt, so their debt equity ratio is very less. इनके return on equity ratio is also a decent number, and इनके return on capital employed is also 27.64 for this year, which is a decent number, which is approximately similar to their peers or even better in some cases. This is a snapshot of their QY FY26 highlights. So as we can see, this revenue split is 83.8% in QY FY26 and
16.2% for specialty ingredients, and their net cash position as of 30th June is 784 crores. सो इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस रहा है Q1 FY26 में. इनका Q1 FY26 का पैट मार्जिन इज 24.1%, विच इज़ इन लाइन विद द ईयर ऑन ईयर पैट मार्जिन्स दैट दे हैव. इनका टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी रोबस्ट है. इनकी फर्मेंटेशन कैपेसिटी अभी 142 किलोलीटर्स है एंड कस्टम सिंथेसिस की 324 किलोलीटर्स है. एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स एंड दे हैव अ हेल्दी बैलेंस शीट, which is a plus point for this. इनके Q1 FY26 में ROE was 22% and their post-tax ROE is 28.2% and इनका gross fixed asset turnover is 1.64%. and जैसे कि इनके net cash position है उनका which is 1.01x of their EBITDA. So if we look at the industry overview for this CRDMO और ग्लोबल फार्मा मार्केट और इंडियन फार्मा मार्केट हम अगर कंपेयर करने जाए तो लेट्स सी व्हाट द सिनेरियो इज. सो इनोवेटर ड्रग मार्केट जो है इट इज़ पोइज्ड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 7.4%. ये हिस्टोरिकली 6% CAGR से ग्रो हुआ था एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन दिस सेगमेंट विच इज़ फास्टर दैन द फार्मास्यूटिकल मार्केट ग्रोथ. एंड इसमें इनोवेटर ड्रग्स का जो रेवेन्यू है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 51.3% to 54% बाय 2029. दिस ओवरऑल आप CDMO बोलो या CRDMO बोलो, these are considered as a new breakthrough industries और या फिर जहाँ पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है. सो लार्ज फार्मा कंपनीज जो है उनका मार्केट शेयर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर जो इमर्जिंग बायोटेक कंपनीज है दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ फास्टर रेट. वेराज लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उनका मार्केट शेयर भी कम हो सकता है एंड these small pharmaceutical companies and emerging biotech companies can capture the market share that these large players are losing. तो small companies का market share 24 to 26% का होगा ऐसा estimate है and which will grow at a rate of 8.5%. So in moving on, सो अभी ऐसी सिचुएशन है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स डोमिनेट द मार्केट. इनका 66% मार्केट शेयर है. कंपनीज आर रिसर्चिंग मोर एंड मोर ऑन लार्ज मॉलिक्यूल्स नाउ. सो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का अभी ग्रोथ रेट 5% का रहेगा टिल 2029, वेराज लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे हमने डिस्कस किया न्यू बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड बायोलॉजिक्स यानी कि ADCs जैसे मॉलिक्यूल्स, इनका मार्केट काफ़ी रैपिडली एक्सपांड होगा जैसे क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई है. देन दे हैव न्यू टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज आर कमिंग अप एंड दे हैव हायर डेवलपमेंट एंड अप्रूवल टाइमलाइंस एंड वहाँ पे लिमिटेड कंपटीशन भी है क्योंकि कंपनीज हैव टू बी इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी टू गेट द रिजल्ट्स दैट दे वांट. सो एन ओवरव्यू ऑफ द मार्केट पोटेंशियल बाय मॉलिक्यूल साइज. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे मार्केट साइज है 2023 में USD बिलियन की and this is the molecular size. So small molecules का सबसे बड़ा मार्केट है अभी जो 1000 बिलियन का है and these are the new emerging biologics that will be up and coming. So इसमें भी cell and gene therapy फिर ADCs are expected to grow at a good rate. Then recombinant antibodies है इनका 182 बिलियन का ग्रोथ है. Then peptides and proteins और RNAi and oligonucleotides जिसमें बायोलॉजिक्स के सेगमेंट में आते हैं एंड दीज आर एक्सपेक्टेड टू शो अ वेरी गुड रिटर्न, वेरी गुड एक्सपांशन रेट. सो सेल एंड जीन थेरेपी के बारे में हम बात करेंगे. सो थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर मैं दूँ तो सेल एंड जीन थेरेपी व्हाट इट इज़, बट वो हमारे जो फॉल्टी जीन्स है उनको रिप्लेस करता है ताकि हमें डिजीज़ ही ना हो. So there are advancements going in cell and gene therapy for recombinant antibodies and ADCs. So इसमें we can see कि overall small and biotech, mid size और large size companies का spending क्या होगा. So small and biotech companies का spending 7.7%. They are forecasting that they will spend इनका spending बढ़ेगा से approximately 8% से till 2029, whereas large का काफ़ी कम है. That they won't, they're estimating that they won't spend too much. And जैसे कि R&D
spend is reverting back to the pre-COVID levels. And abhi PE and VCs are also looking to invest in these kind of companies also. Similarly, PE and VC funds are also looking to invest more and more into these emerging biotech companies काफ़ी, क्योंकि इनमें काफ़ी growth potential है. So in Indian pharma के growth drivers हम देखते हैं. So Make in India और PLI scheme जो है, which is a good driver, वो basically ऐसी स्कीम है जो प्रमोट करती है बल्क ड्रग्स के लिए, API मैन्युफैक्चरिंग और इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए. इससे क्या होगा कि CRDMOs को इंक्रीज्ड आउटसोर्सिंग मिलेगी. तो नेक्स्ट पॉइंट इज फेवरेबल FDI पॉलिसीज. FDI इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. तो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो FDI है, इट ग्रू एट अ CAGR ऑफ 27.2%, यानी कि USD 18 बिलियन से वो सीधा 60 बिलियन पे ग्रो हुआ है. As of this data is as of September 24. Then इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट बेस है. इंडिया हैज़ 3,000 ड्रग कंपनीज, 10,500 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ US FDA अप्रूव्ड प्लांट्स आउटसाइड ऑफ द US. तो काफ़ी बड़ा और एस्टैब्लिश्ड मार्केट है इंडिया में. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर ऑल्सो चीपर दैन दैट ऑफ द US और यूरोप. सो इनका मानना है कि 30 to 40% लोअर कॉस्ट होते हैं एंड क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती है इंडियन कंपनीज जो आउटसोर्स करते हैं, जो उनको आउटसोर्स होते हैं प्रोजेक्ट्स वो. एंड सबसे बड़ा बूस्ट इज़ द चाइना +1 स्ट्रैटेजी, जिसमें विच इज़ बेसिकली अदर कंट्रीज लाइक द US, यूरोप, दे वांट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन चाइना. सो चाइना के बाद इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग मार्केट टू ग्रो इन द फार्मास्यूटिकल सेगमेंट. सो बायोसिक्योर एक्ट भी एक काफ़ी बड़ा बूस्ट है. सो हम इफ़ आई एक्सप्लेन टू यू ब्रीफली बायोसिक्योर एक्ट है क्या, तो ये एक्ट US में रिसेंटली पास हुआ है, विच इज़ एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अमेरिकाज बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ डेटा फ्रॉम फॉरेन कंपनीज. तो ये एक्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया था US में, क्योंकि दे फेल्ट लाइक अमेरिकन्स का हेल्थ डेटा जो है उसका एक्सेस फॉरेन गवर्नमेंट्स को होना नहीं चाहिए. स्पेशली दे डेंट वांट Chinese government to have access to Americans' health data. एंड और एक रीज़न है बड़ा कि चाइनीज़ बायोटेक जायंट्स जो है उनके हाथ में पूरा DNA टेस्टिंग और DNA सीक्वेंसिंग जैसे क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल आ जाता है, विच द US गवर्नमेंट डिड नॉट वांट इट टू बी. सो इसका इफेक्ट क्या है कि US के जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो ऐसे कंपनीज को आउटसोर्स नहीं कर सकती या फंड नहीं कर सकती जिसके टाइज चाइनीज़ बायोटेक फर्म्स के साथ है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इट इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. सो दिस इन शॉर्ट मीन्स कि US गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है वो चाइना के बायोटेक कंपनीज को आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे. सो दिस इज़ अ बिग बूस्ट फॉर इंडियन CRDMO कंपनीज की इनके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे देन दे विल ग्रो एट अ हायर रेट. एंड अदर ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर इंडिया आर कि हमारे देश में एजिंग पॉपुलेशन है और डिजीज़ के काफ़ी हैवी बर्डन्स है, जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा रेट से बढ़ रहे हैं इंडिया में. देन वी हैव क्रॉनिक डिजीज़, मतलब जैसे कि आप डायबिटीज़ कह सकते हो जो क्रॉनिक है, काफ़ी सालों तक यू हैव टू बैटल विद ऐसे डिजीज़ के इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं इंडिया में. फिर इंडिया में ग्रोइंग R&D इन्वेस्टमेंट्स भी है. देन पैंडेमिक्स, एपिडेमिक्स होते रहते हैं, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज इज़ बाउंड टू ग्रो. अभी हम जानते हैं कि आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस क्या है. सो मेन इज़ कॉस्ट एडवांटेज. सो इंडियन कंपनीज़ को अगर आउटसोर्सिंग होता है तो 75% का कॉस्ट रिडक्शन होता है R&D में और 55% का कॉस्ट रिडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, विच इज़ सिग्निफिकेंट. कंपनीज कैन सेव अ लॉट ऑन दिस. एंड इसमें टाइम सेविंग भी होता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी. सो 30% रिडक्शन टाइमलाइन में दे हैव ऑब्जर्व्ड इंडियन कंपनीज. आउटसोर्सिंग में 30% से टाइम कम लगता है एंड फॉर ड्रग डिस्कवरी एंड 30% फॉर मैन्युफैक्चरिंग. एंड आउटसोर्सिंग से यू गेट एक्सेस टू स्पेशलाइज एंड ग्लोबल एक्सपर्टीज़. मतलब अगर US में अगर एक कंपनी है, दे डोंट हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू प्रोड्यूस अ सर्टेन API, whereas
Indian companies have capabilities to do so. So US companies gain access to these technological capabilities. वो इस्तेमाल करके they can produce their products. Outsourcing एक end one stop shop solution है. ये एंड टू एंड सर्विस ऑफरिंग्स देती है. इससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट कम होता है और सप्लाई चेन रिस्क्स भी मिटिगेट होते हैं. एंड इससे क्या एक बड़ा एडवांटेज है किसी कंपनी को दूसरे कंपनी का आउटसोर्स करने का, इज दे कैन फोकस ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड दे कैन शिफ्ट फ्रॉम अ कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल टू एन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मॉडल. एज वी डिस्कस्ड कि CRDMO, यानी कि ये हम अभी समझेंगे कि ये एग्जैक्टली मॉडल है क्या, सिंस वी ऑलरेडी नो व्हाट CRO इज़ एंड CDMO इज़. तो CRDMO में बेसिकली होता क्या है? सो डिस्कवरी में वी स्टार्ट फ्रॉम टारगेट आइडेंटिफिकेशन, देन वी गो ऑन टू हिट आइडेंटिफिकेशन, लीड ऑप्टिमाइजेशन, एंड फिर आता है ड्रग डिज़ाइन. प्री क्लिनिकल में CRO में प्री क्लिनिकल विच इज़ अ पार्ट ऑफ CRO, इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे एक्टिविटीज़, फार्माकोडायनामिक्स, टॉक्सियोलॉजिकल स्टडीज़ होते हैं, फिर IND एप्लीकेशन होता है. एंड क्लिनिकल में फेज़ 1, 2, 3 ट्रायल्स और NDA का सबमिशन होता है. व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट दैट दिस ड्रग विल वर्क, देन उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स और मैन्युफैक्चरिंग चालू होती है. फिर डेवलपमेंट में API और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट और प्रोसेस डेवलपमेंट होती है. फिर मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ द लास्ट स्टेज, उसमें रिसर्च और कमर्शियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है. लेबल किया जाता है प्रोडक्ट्स को, पैकेज किया जाता है, फिल और फिनिश किया जाता है. सप्लाई चेन और कमर्शलाइजेशन सर्विसेज, यानी कि मार्केटिंग भी करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी करते हैं. तो ये कंपनी बेसिकली सब कर रही है, CRO के सर्विसेज तक से लेकर CDMO के सर्विसेज तक ये सब देती है. एंड नाउअडेज इट्स बेटर टू हैव an integrated model of CRDMO rather than a company like Pfizer, suppose, going to a CRO company for discovery and preclinical searches and दूसरे company के पास गई for development and manufacturing services. It can go to one company which has a CRDMO model जो सब करे from drug discovery to their manufacturing. So they don't have to go to two different suppliers for it. So global and Indian CRDMO and CDMO का market हम अगर देखने जाए तो globally North America has grown and it's estimated to grow significantly. 8.4% से US का जो CRDMO मार्केट है वो बढ़ेगा. फिर APAC जो है, एशिया पैसिफिक, that will grow by 11% CAGR. देन ग्लोबल CRDMO मार्केट का 2019 से लेकर 2029 तक ये प्रोजेक्शन है, $330 बिलियन का मार्केट होगा, ऐसा ये एस्टिमेशन है. एंड इंडियन CRDMO मार्केट इन द सेम पीरियड इज एस्टिमेटेड टू ग्रो टू 15.4, जो कि 2024 में 8.2 था, विच इज़ ऑलमोस्ट अ 2x जंप. सो ग्लोबल CRDMO मार्केट बाय मोडालिटी, if we compare it with the Indian CRDMO market with their modalities, so इधर भी हम यही देखते हैं कि small molecule is the dominant force over here and biologics में भी काफ़ी ज़्यादा growth expected है इसमें. और इंडियन मार्केट में भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही डोमिनेट करते हैं. एंड यहाँ पे हमारा $0.7 बिलियन का जो बायोलॉजिक्स का मार्केट है, दैट विल ग्रो टू $1.4 बिलियन, ऐसा इनका एस्टिमेटेड ग्रोथ है. सो लाइक वी सॉ across the chain from drug discovery to commercial manufacturing. So globally and in India you can see that abhi commercial manufacturing has the bigger chunk globally also and in India also as compared to other chains segments. Though what they're forecasting is कि globally और इंडिया में भी preclinical will grow at a faster rate. इंडिया में 19% से ग्रो होगा, whereas globally also it will grow by 11 or 12%. उसके बाद commercial manufacturing will grow in India quite well. Similarly, development also will scale faster. So what we can derive from this is basically that Indian CRDMO markets are showing a high potential क्योंकि they are growing at faster rates than the global
CRDMO market. So Indian market has a huge growth potential over the next few years. जैसे कि हमने देखे कि CRDMOs के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, वैसे हम चैलेंजेस देखेंगे. तो मेन चैलेंज इनका ये होगा कि एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसके रिलेटेड कॉस्ट. अगर कंपनी उनके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज कर रही है, सो दिस कैन इंक्रीज देयर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. तो उनका ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है. और इन CRDMO कंपनीज के लिए यू नीड स्किल्ड वर्कफोर्स, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं. यू नीड पीपल विद द राइट स्किल सेट. नॉर्मली ये इंडस्ट्री में मास्टर्स और PhD कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉयज़ आर प्रेफर्ड. जिस कंपनी में ज़्यादा हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, दैट इज़ अ बेटर साइन, गुड साइन. इसमें रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिस्क भी है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन इट पोजेज एन एडिशनल रिस्क. और जैसे कि हम की रॉ मटेरियल्स और APIs के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ये जो एक बॉटलनेक है या वल्नरेबिलिटी है, वो इंडियन CRDMOs के सप्लाई चेन्स डिसरप्ट कर सकती है और कॉस्ट्स में वॉलेटिलिटी इंट्रोड्यूस कर सकती है. एंड IP रिस्क एंड प्रोटेक्शन. तो जैसे कि कंपनीज इन्हें आउटसोर्स करती है, तो दे हैव टू मेक श्योर कि उनका कोई डेटा लीकेज नहीं है, कि कोई पैटर्न्स आर प्रोटेक्टेड, एंड इनका कॉन्फिडेंशियलिटी भी इनको मेंटेन करना पड़ेगा. सो दैट इज़ अ ह्यूज रिस्क इन आउटसोर्सिंग. एंड इनके क्वालिटी एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स भी इनको भी कंपनी CRDMO कंपनीज को मेंटेन करने पड़ेंगे. सो नाउ मूविंग ऑन टू द competitive लैंडस्केप, हम देखेंगे कि हाउ Anthem Biosciences compares with its peers. So this chart is comparing the technological capabilities. So Anthem is present across all these given technological capabilities, and इनके Indian peers कुछ कुछ एरियाज में लैक करते हैं. जैसे कि कोहांस, दिवीस और एरोजिन में दे आर नॉट दैट प्रेजेंट इन ADC डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. फिर पेप्टाइड में भी दे हैव लिमिटेड और नो प्रेजेंस. RNAi प्लेटफॉर्म्स में दे डोंट हैव एनी प्रेजेंस. एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग है, जो न्यू अप एंड कमिंग टेक्नोलॉजीज़ है, उनके उसमें प्रेजेंस ज़्यादा है नहीं. And if we also compare it to the global peers, so this is a Chinese company. Most of these are Chinese peers. So they are present across all these technological capabilities. So Anthem is competitive in these technological capabilities. And Siegfried Holding, Polypeptide Group, इनके भी they also not present across all the technological capabilities. इनके they don't have enough technologies with them right now. As we can see, इनका revenue भी $218 था. This is a comparison with their Indian peers. If we compare the revenue year on year growth, इनकी growth is the highest among its peers. जैसे कि Syngene, Sai Life Sciences, Cohance और Divi's, इनके EBITDA margins are also stronger. So we'll see why their EBITDA margins are stronger as compared to their peers. And then it has also grown at a faster rate. Their EBITDA has also grown at a faster rate than their peers, which is a good sign. Then again, if we see their PAT margins, इनके PAT margins भी इनके peers से काफ़ी अच्छे हैं. And their इनका profit after tax भी अच्छे रेट से ग्रो हुआ है फ्रॉम FY20 to FY25 लास्ट 5 years में. और इनका ROE भी 21% है, जो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू देयर इंडियन पीयर्स. एंड इनके रेवेन्यू पर एम्प्लॉय जो है, दैट इज़ ऑल्सो फार बेटर दैन देयर पीयर्स. एंड जैसे कि हम देखते हैं, इनका R&D एक्सपेंस इज़ 1.6% ऑफ देयर टोटल एक्सपेंसेस. ये CRDMO कंपनी है. एंड सो दिस चार्ट एक्सप्लेन्स कि अक्रॉस डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इनका रेवेन्यू शेयर क्या है, कमर्शियल, स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोडक्शन और बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इनका कितना प्रेजेंस है और इनके क्लाइंट्स कितने हैं. तो एंथम बायोसाइंसेस का डिस्कवरी और डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में इट हैज़ मोर देन 60% रेवेन्यू शेयर. और बाकी इसके कंपैरिजन में साई लाइफ साइंसेस एंड Cohance and Divi's labs have similar numbers. And commercial small molecule production में all these companies are present, whereas Aragen का commercial small molecule production में limited presence है. तो डिस्कवरी में भी Anthem is competitive,
वरस कोहैंस और दिवीज के इतने कैपेबिलिटीज़ नहीं है इन डिस्कवरी या फिर प्रेजेंस नहीं है इन डिस्कवरी। एंड बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो ओनली एंथम एंड सिंजीन हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंड इनके क्लाइंट बेस भी काफ़ी बड़ा है। वरस दीज कंपनीज दे लैक बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था पर डावोस फार्मा, तो इनका बिजनेस मॉडल कैसा है मार्केट एक्सेस के लिए विद डावोस फार्मा, लेट्स सी। सो इनका पार्टनरशिप मॉडल है एंथम बायोसाइंसेज और डावोस का। तो एंथम कैसे बेनिफिट करता है फ्रॉम दिस मार्केट, फ्रॉम दिस पार्टनरशिप विद डावोस, इसकी इनका फुटप्रिंट एस्टैब्लिश हुआ है यूएस में बिकॉज ऑफ डावोस फार्मा दे गेन्ड एक्सेस टू द यूएस मार्केट्स। फिर इमर्जिंग बायोटेक कंपनीज के साथ इनके टाइप्स हुए या फिर इनके कोलाबोरेशंस हुए, तो दे गेन्ड एक्सपोजर टू दैट ऑल्सो, देन दे कैन फोकस ऑन दर कोर बिजनेस एक्टिविटीज़। डावोस फार्मा कैन हैंडल ऑल द एंसिलरी एक्टिविटीज़ जैसे कि क्लाइंट्स ढूंढना या फिर क्लाइंट्स के साथ क्लाइंट्स ऑन बोर्ड करना एंड ऑल ऑफ दैट। सो इससे इनके कॉस्ट भी रिड्यूस होते हैं, रिस्क भी रिड्यूस होते हैं और सप्लाई चेन भी डीक्लॉग हो जाता है। एंड दिस एलिमिनेट्स द नीड टू हैव बिजनेस डेवलपमेंट स्टाफ एंड लॉजिस्टिक्स बिकॉज डावोस टेक्स केयर ऑफ दैट। सो दिस इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू द कैप्टिव मॉडल जो सिंजीन, दिवीस और सुवेन फार्मा यानी कि कोहैंस लाइफ साइंसेज यूज़ करते हैं। सो एज वी सॉ कि एंथम के एबिडा और पैड मार्जिन्स आर स्ट्रॉन्गर दैन देयर पीयर्स। सो इसका एक मेन रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये एफएफएस मॉडल पे फोकस करता है whereas its peers focus on FTE मॉडल। सो जैसे कि हमने देखा था कि एफएफएस मॉडल इज़ हाई कॉस्ट इफेक्टिव एंड इनके बेटर प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं, इसके वजह से हायर मार्जिन होते हैं। सो दैट इज़ अ रीज़न वाई दे हैव हायर एबिटा मार्जिन। एंड इनका हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 90% विच इज़ वेरी गुड। सो कमिंग टू वैल्यूएशंस, these are the valuations as on 23rd September. So we can see कि Anthem Biosciences was trading at a PE of 101, whereas इनका EV EBITDA 60 है. It is high amongst its CDMO peers. उतना मतलब Piramal Pharma has a higher PE, but it's not directly comparable with Anthem Biosciences. So business model एक हो गया, industry overview एक हो गया. So valuations also is also an important aspect when you decide to invest in the company. So it decides कि कौन से लाइफ साइकिल स्टेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन दो अ बिजनेस इज डूइंग गुड, इट हैज़ अ गुड बिजनेस मॉडल, इनके वैल्यूएशन देखकर डिसाइड करना चाहिए वेदर इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट। सो इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद का रिसर्च करें, समझदारी से इन्वेस्ट करें। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लेट मी नो योर व्यूज़ ऑन दिस कंपनी। थैंक यू।